हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने बेहद ही खास मेहमान और अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से इनका अनुभव रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, सीनियर ट्रांसलेटर हैं और विशेष जानकारी मैडम खुद ही बताएंगी। तो स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते रोहन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना कीमती समय निकाला, और जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जो लोग खासकर ज्वाइन करने वाले हैं और जो लोग जी। आगे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके अनुभव से जी। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए प्लीज। अ, आपके सबसे पहले तो आपके सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। रोहन जी जो है आपके साथ जो जानकारी साझा कर रहे हैं, वो आप लोगों को बेहद काम आने वाली है। और अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि रोहन भी हमारे कार्यालय के बहुत ही एक ऐसे बोलते कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो रोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, हम इस प्लेटफॉर्म पर आए। अपने बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप क्या जानना चाहते हैं। मैं तो फिलहाल जो है सीएजी में एज सीनियर ट्रांसलेटर कार्यरत हूँ। और वर्ष 2014 बैच से मेरा सिलेक्शन हुआ था एस जीएसटी। उस समय जो मेरी रैंक थी वो 20 थी। मतलब मेरा जो रैंकिंग था वो 20 था और मुझे जूनियर ट्रांसलेटर मिला था 2014 बैच में। उसके उपरांत मैंने 2017 में भी फिर से एग्जाम लिखा और मेरी रैंक 35 थी, उसमें 35वीं रैंक थी। और तब मुझे सीनियर ट्रांसलेटर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में मिला था, पर मैंने किसी कारणवश उसे ज्वाइन नहीं किया। उस समय मैं कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा पोर्ट ब्लेयर में कार्यरत थी और मुझे लगता था कि मेरे विभाग में जो पदोन्नति के चांसेस हैं जो वो ज्यादा है, तो इसलिए मैंने आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स ज्वाइन नहीं किया था। ओके। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि 2014 में आपकी 20वीं रैंक थी और आपने ज्वाइन किया, तो जी, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रही है जब आपने ज्वाइन किया, और उस समय तो कहाँ पोस्टेड थे पहली पोस्टिंग आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली में थी। और दिल्ली का एक मतलब सीएजी के बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेज हैं। अगर जो लोग सीएजी ज्वाइन करना जा रहे होंगे उन्हें पता होगा कि सीएजी के बहुत सारे फील्ड ऑफिसेज हैं। सीएजी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और उसके बहुत सारे फील्ड ऑफिसेज हैं, क्योंकि ये एक ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। तो ऑडिट इंस्टीट्यूशन हर स्टेट में 2 या 3 ऑफिसेज होते हैं, यूनियन टेरिटरी में भी एक ऑफिस जरूर होता है। मेरी पहली पोस्टिंग न्यू दिल्ली में थी, फिनेंस एंड कम्युनिकेशन ऑडिट ऑफिस में थी। उसके ओके। बाद मेरा स्थानांतरण पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, महानिदेशक लेखा परीक्षा केंद्रीय में। और अब ये तेलंगाना में मैं लेखा एवं हकदारी ऑफिस में हूँ और पिछले 2 वर्ष से सीनियर ट्रांसलेटर कार्यरत हूँ। जी। तो जैसा कि मैम, आप रहने वाली कहाँ की हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो पर्सनली जान रहा हूँ, बाकी लोग भी, क्योंकि आप जहाँ से हैं वहाँ से बहुत सारे ट्रांसलेटर्स अब आ रहे हैं। आप भी वहाँ उस जी। समय थी और आपके एग्जाम्स में मैंने देखा है हमारे साथ भी कई लोग जुड़े हैं जो आपके यहाँ से जी। हैं। जी। तो बता दीजिए मैम, कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं कहूंगी कि मैं भारत से हूँ। अ, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं सभी भारतीय हैं। हमारी बिल्कुल। पहचान ये है कि हम सब भारतीय हैं। मेरी जो मैं अपनी शिक्षा दीक्षा की बात करूंगी, एक्चुअली मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। मेरे माता पिता दिल्ली में थे, तो मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है और मेरी नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है। तो मैं आरके पुरम सेक्टर 3 एक स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां मैंने नर्सरी से 12वीं तक की परीक्षा पास की है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन किया अपना। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इंग्लिश में किया और पीएचडी किया मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और मास्टर्स इन हिंदी मैंने इग्नू से किया है, पीजीडीटी भी मैंने इग्नू से किया है। ओके। और मूलतः गांव आपका आपने बताया नहीं, क्योंकि हम्म। आप राजस्थान से हैं। बाकी लोगों को बता दूं, हाँ, मैं राजस्थान। राजस्थान की बात कर रहा था कि राजस्थान से कई लोग जो हैं अब इस फील्ड में जी। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जी। जी। तो बिल्कुल मैम।
तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए मैम कि जैसे कि आपने पीएचडी भी कर रखा है, और शुरुआत से ही क्या आप ट्रांसलेटर बनने के लिए ही इसकी तैयारी कर रही थी? क्योंकि उस समय तो अवेयरनेस भी कम था। अब तो ऑनलाइन जी। प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ढेर सारे फॉर्म्स का ही पता चल जाता है 2014 में। क्या तो आप किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी या ट्रांसलेटर ही बनना था आपको? कैसे जाने इस एग्जाम के रोहन जी, बारे आप में? बात नहीं करेंगे, मेरा ट्रांसलेटर बनने का कभी कोई उद्देश्य था ही नहीं। हम्म। ये एक अनायास ही एक मतलब मैंने प्रयास दिया प्रथम बार, और सच बताऊंगी मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर राजस्थान हम्म। से जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में टीचिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ। तो मैं स्कूल टीचर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से मुझे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं नेट निकाल के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनूं। लेकिन इन सब प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, और सबके घर इतने संपन्न नहीं होते कि वो इतना समय जो है अपने बच्चों को दे पाए। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। आप नेट निकालेंगे या जेआरएफ आप निकालते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यूज में जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, और अगर आप राजस्थान में हैं तो आरपीएससी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है। हम्म। तो उस समय ये था कि बस कोई नौकरी मिल जाए। तो मेरे एक दोस्त थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हैं। अब उन्होंने मुझे ये बोला कि क्योंकि आपकी दोनों भाषाएं दुरुस्त हैं, आपकी दोनों भाषाओं पे पकड़ है, तो ऐसे ऐसे एक एसएससी का एग्जाम होता है। और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी वर्ष 2012 में। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब ऐसा कुछ निकलेगा तो देखा जाएगा। तो मैं निरंतर देख रही थी कि ऐसा कोई फॉर्म निकलता है क्या। मतलब तब ऐसे हार्ड कॉपीज में फॉर्म निकला करते थे, हम्म। न्यूज़पेपर के जो स्टॉल्स होते थे वहां पे फॉर्म्स बिका करते थे। तो मैं बैंक वगैरह के भी फॉर्म्स दे रही थी तब। क्लर्क के फॉर्म्स मैंने बहुत सारे भरे। मेरा बहुत जगह सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन इतनी क्वालिफिकेशन के बाद मैं क्लर्क ज्वाइन नहीं करना चाहती थी किसी भी बैंक में। एसबीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा 2014 में जब ये निकल गया, तब मुझे लगा कि अच्छा ग्रेड पे है, अच्छी फैसिलिटीज है, क्लर्क से तो कहीं बेहतर ये जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, यानी कि आप लिटरेचर के क्षेत्र से आते हैं, लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़े रहने का सबसे अच्छा मौका ये है। बिल्कुल, भाषा की सेवा करने के लिए सबसे अच्छा मौका है ये। या तो शिक्षा में जी चलिए, और या तो इस फील्ड में भी हैं तो आपको अपनी भाषा की सेवा जी करने जी की मौका मिलता है। बिल्कुल। जी मैम, अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी आपके अनुभव हैं उसके आधार पे, कि हम जी लोगों को तो मालूम है कि तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है ट्रांसलेटर बनने का, लेकिन उसके जी बाद की प्रक्रिया आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि ट्रांसलेटर का मुख्य काम क्या होता है, रोल्स एंड ड्यूटी जो है, मेन काम क्या है, कि हम्म। सिर्फ ट्रांसलेशन करना या और भी क्या क्या काम है ट्रांसलेटर के, मेन उस पर चर्चा करिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ट्रांसलेटर सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ अनुवादक नहीं होता है, वो हीरो होता है। अभी मैं जेंडर स्पेसिफिक पे नहीं जा रही हूँ, अब आप कहेंगे हीरोइन छोड़ दी आपने। हीरो मतलब यहाँ पर मैं दोनों जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ। वो अनुवाद का जैसे आप अर्थ समझते हैं कि किसी भी बात, कहीं भी बात के पीछे पीछे चलना। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो आप पीछे चलने वालों में से नहीं होते हैं, आप आगे चलने वालों में से होते हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा काम तो, मैं तो सिर्फ अनुवादक भर्ती हुआ हूं ना, तो मुझे तो अनुवाद करना है। और किस प्रकार का अनुवाद करना है ये भी आप नहीं जानते, क्योंकि हम सभी लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, हमने ऐसी कृतियां पढ़ी हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे ही आप किसी विभाग में जाते हैं, तो वहां बिल्कुल शब्दावली बदल जाती है। वो एक प्रशासनिक शब्दावली का वहां प्रयोग होता है, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है, जिससे कि हम सभी लोग अनभिज्ञ होते हैं, हम सभी लोग। तो जब आपको अनुवाद का कार्य मिलेगा, सबसे पहला आपका ये रिएक्शन होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका अनुवाद कैसे करें। एसएससी के एग्जाम में जिस प्रकार का अनुवाद पूछा जाता है और कार्यालयों में जिस प्रकार का अनुवाद होता है, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। तो बिल्कुल। तकनीकी अनुवाद या कार्यालयीन अनुवाद करने का अनुभव आपको धीरे धीरे होता है। इसके लिए आपको अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन चाहिए होता है, कि वो आपको बताएं कि ये शब्द इस शब्द के लिए क्या होगा। और ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, मैथमेटिक्स की तरह। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आप निपुण होते जाएंगे इस कार्य में।
कभी कभी क्या होता है, अनुवादकों में जब नए अनुवादक आते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। मतलब जैसे आपको कहा जाएगा कि प्रशासनिक अनुवाद जो है वो हम्म। लिटरल होना चाहिए, पर हम्म। लिटरल का मतलब ये नहीं है कि उसका आप अर्थ ही बदल दे। हम्म। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ रोहन, सिर्फ एग्जाम निकाल लेने के बाद ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। इस क्षेत्र में बने रहने के लिए आपको निरंतर भाषा के साथ खेलना होगा, भाषा को समझना होगा, उसके इटिमोलॉजी यानी कि वो रूट कहाँ से आ रहा है उस शब्द का, उसे समझना होगा। तो ये पढ़ाई की प्रक्रिया निरंतर बनी रहने, एक अच्छा अनुवादक आप तभी बन सकते हैं जब तक आपका भाषा से संपर्क है। और जहां मैं भाषा की बात करती हूँ, आप लोग ये समझते हैं कि हम हिंदी अनुवादक हैं, हमारी हिंदी भाषा दुरुस्त होनी चाहिए। मैं आपको कहती हूँ कि आपकी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों ही भाषाएं दुरुस्त होनी चाहिए। आप शायद इस बात से एग्री करेंगे कि अधिकतर लोग जो तैयारी करते हैं वो सब लोग हिंदी साहित्य पढ़कर आते हैं, और ये देखा मैक्सिमम। जाता है अक्सर अंग्रेजी भाषा पे उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक स्किल है, एक शैली है, वो हम तो उसको भाषा मानते भी नहीं है। तो उस स्किल को एक्वायर करना है आपको डे बाय डे। और और जहां तक आप रोल्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ट्रांसलेशन का वर्क नहीं होता है। आपको हर क्वार्टर, यानी साल में कितने क्वार्टर हुए? 4। अप्रैल से लेकर जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई से लेकर तिमाही जो है, साल सितंबर में एक क्वार्टर। 4 बार हाँ, तिमाही आते हैं। हाँ, 4 तिमाही आएंगी। उन हम्म। तिमाहियों की आपको रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट क्या बनानी है? आपको सभी, आपके कार्यालय के सभी अनुभाग आपको तिमाही प्रगति रिपोर्ट देंगे, हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित, कि हम्म। उन्होंने कितना पत्राचार किया या कितने दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए, उसको समेकित करना, हम्म। उसको कंसोलिडेट करके एक मीटिंग आयोजित की जाती है जिसको हम बोलते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक। वो हर तिमाही के 1 महीने के समाप्ति के 1 महीने के भीतर आपको कर लेनी है। वहां मैं जब आप कहती हूँ कि आपको हीरो बनना है, मतलब आप अनुवादक नहीं है, चाहे आपकी कोई एडी हो, डीडी हो, जो भी हो, लेकिन आपकी वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है। वहां आप मिनट्स जो आप बनाते हैं और जो उसका कंप्लायंस करते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे ऑफिस में इम्प्लीमेंटेशन तभी करवा सकते हैं जब आपकी ओएलआईसी मीटिंग ठीक से हो। अगर आपकी ओएलआईसी मीटिंग ठीक से नहीं होगी, क्योंकि वहां विभाग विभाग अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो विभाग अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार ही सारी अनुपालना होती है। शायद आपके सब्सक्राइबर समझ रहे होंगे, और अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई जिज्ञासा आ रही है क्या रोहन, किसी भी सब्सक्राइबर से? जी नहीं, जो आएंगे वो कमेंट में बाद में पूछेंगे तो उसका रिप्लाई में कर ठीक है। दिया जाएगा। और एक और है, इसके अलावा फिर आपको हिंदी पखवाड़ा जी। आयोजित करवाना है जो कि हम्म। सितंबर माह में आता है, और ऐसे आयोजित करवाना है कि 15 जो 14 सितंबर है वो उसके बीच में आए। मतलब जो भी हम्म। आप पखवाड़ा करा रहे हैं उसमें 14 सितंबर आना चाहिए, हिंदी दिवस आपका आना चाहिए। पखवाड़े का आयोजन भी बहुत ही भव्य स्तर पे किया जाता है। पूरे साल में कहते हैं कि राजभाषा कर्मियों का ये त्योहार होता है। तो हमें प्रेरणा प्रोत्साहन से बाकी सभी जो हमारे कार्यालय में जो भी कार्मिक हैं उनको इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए प्रोत्साहित करना है ताकि वो वर्ष में, पूरे वर्ष में अत्यधिक कार्य हिंदी में कर सके। हम्म। फिर हमें हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी करवाना है हर तिमाही। हिंदी कार्यशाला क्यों करवाते हैं हम? हिंदी कार्यशाला इसलिए कराते हैं कि जो कठिनाइयां आ रही हैं दूसरे कार्मिकों को, वो कैसे उसको दूर कर सके। तो अभ्यास आधारित हिंदी कार्यशाला करवानी है। जैसे आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कार्यशाला करानी है जिसमें वो हिंदी पे टाइपिंग सीख सके। फोनेटिक टाइपिंग, मैं यहाँ इंस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि उनको मंगल कृति देव सीखना होगा। एक हम्म। सिंपल सी आसान, जैसे हम मैसेज की भाषा लिखते हैं उस तरह की भाषा लिखकर वो टाइपिंग कर सके। जब वो टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑफिस की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। ये हर जी। तिमाही आपको 1 दिवसीय आयोजित करवानी है। उसके अलावा आपको एनुअल, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी बनानी है। और जो संस्थाएं हैं जैसे कि CSTI, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जो लोग भी आपके कार्यालय में
जिनको हिंदी का ज्ञान बिल्कुल नहीं है या प्राइमरी स्तर तक है, 10वीं तक है, तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें उनको नामित करना ताकि वो लोग ये कार्य कर सकें। तो बहुत सारे कार्य हैं, ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में मैंने आपको बोला कि ये मान के चलना कि सिर्फ अनुवाद का कार्य आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इस संकीर्ण मानसिकता के साथ नहीं जाना है कि हम अनुवादक भर्ती हुए हैं तो हमारा कार्य सिर्फ अनुवाद का है। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल यानी कार्यान्वयन का भी कार्य हमारा ही है। बिल्कुल। तो क्योंकि अभी तक जैसा कि नाम है ट्रांसलेटर हैं, तो सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का काम है। तो बहुत सारी चीजें आपने नई चीजें बताई हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कि हमें इन सारे कामों को भी करना है। दूसरी बात जी यह है जी कि इसमें ये बर्डन भी नहीं लेना है जो लोग हमारे नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या जो आने वाले हैं, कि इतना काम मैम ने बता दिया, ये जी भरना जी वो बनाना। ये सब जैसा कि बताया कि नहीं, मार्गदर्शन से और सब मिलके, ये टीम वर्क है, जो भी हाँ आपके साथ इसलिए कलीग हैं होती है। वो एक दूसरे हाँ से वो सीखते टीम हैं, के गाइडेंस साथ लेते आपको हैं काम कर रहा और उसके साथ करते हैं। ठीक है। है। जी। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे मैम कि जैसे जो कोई जूनियर ट्रांसलेटर में ज्वाइन किया, उसके हम्म। बाद इसके प्रमोशनल चांसेस क्या क्या रह जाते हैं ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट का, लगभग एक आप बताएंगे मैम कि इसमें क्या क्या, कहाँ तक कोई ज्वाइन जूनियर ट्रांसलेटर लेवल 6 से कोई ज्वाइन किया है तो इसमें कितने साल बाद अप्रोक्स और कहाँ तक जाने की संभावना रहती है टिल रिटायरमेंट? टिल रिटायरमेंट अगर आप बात करते हैं तो ये भी निर्भर करता है कि किस उम्र में किसने ज्वाइन किया है। जी। क्योंकि अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर ज्वाइन करते हैं, जो हम्म। आरआरस हैं एमएचए के, वो ये कहते हैं कि 5 साल का रेसिडेंशियल पीरियड आपको जूनियर ट्रांसलेटर में होना चाहिए, तब आपको सीनियर ट्रांसलेटर का प्रमोशन मिलेगा। ओके। सीनियर ट्रांसलेटर का प्रमोशन भी आपको तब मिलेगा, एक शब्द है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, हम्म। यानी कि कितनी वैकेंसी आपके विभाग में, और ये हर विभाग में अलग अलग है, हर कार्यालय हर विभाग में ये वैकेंसीज जो है वो अलग अलग है। हम्म। ठीक है। तो हो सकता है किसी जगह पे आपके ही बैच में किसी साथी को बहुत जल्दी सीनियर ट्रांसलेटर मिल जाए, मतलब 5 साल पूरे हुए और उसके हम्म। अगले ही दिन वो सीनियर ट्रांसलेटर बन जाए। या ये भी हो सकता है कि आपको 8 साल हो जाए जूनियर ट्रांसलेटर और अभी तक आप सीनियर ट्रांसलेटर नहीं बने हो। ऐसे हम्म। बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप सीनियर ट्रांसलेटर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग सीनियर ट्रांसलेटर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं एसएससी के हाँ, थ्रू। सेम एग्जाम उसमें के थ्रू ये रैंक है। अच्छा लाकर। हाँ। हम्म। अब आप सीनियर ट्रांसलेटर में अगर आपके 3 साल रेसिडेंशियल पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम्म। उसके बाद आप एडीओएल हम्म। सहायक निदेशक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो असिस्टेंट कि डायरेक्टर लेवल 10 ऑफिशियल का लैंग्वेज। अधिकारी है। हाँ। हम्म। और हिंदी अधिकारी भी बहुत सारी जगह लोग बोलते हैं, हालांकि इस नामांकन को अब हटा देना चाहिए। तो हम्म। आप लेवल 10 के पात्र हो जाते हो। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर आपकी 8 साल की सर्विस के बाद आप हम्म। सहायक निदेशक के लिए पात्र हो, 5 साल जेएसटी और 3 साल सीनियर ट्रांसलेटर। उसके ओके। बाद क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती जाती हैं, बहुत ही हम्म। कम, क्योंकि आप हम्म। देखेंगे कि अगर 100 जूनियर ट्रांसलेटर है तो उस हम्म। पे मात्र 40 सीनियर ट्रांसलेटर होंगे। मैं एक ऐसे आपको उदाहरण के स्वरूप अनुमान बता रही अनुमान हूँ। है, हाँ, ओके। हाँ लगभग। उसके ऊपर आपके पास 10 एडीओएल होंगे, दस हम्म। एडीओएल के ऊपर 5 डीडीओएल, मतलब उप डिप्टी निदेशक। डायरेक्टर, ओके। हाँ, उप निदेशक राजभाषा हो गए। अब हम्म। आप जब ऊपर जाएंगे तो सिर्फ एक पोस्ट बच जाती है ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर की। जेडी तो की। मैंने आपको बोला कि ये बहुत जरूरी है कि आप किस उम्र में ज्वाइन करते हैं। कोई हम्म। बहुत जल्दी ज्वाइन कर देता है, कोई बहुत लेट। पर अगर आप सिर्फ उसी विभाग में रहते हैं तो आप ये सोच सकते हैं। कभी हम्म। कभी क्या होता है कि 5 साल या 4 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम्म। बहुत से अनुभाग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ऐसे एप्लीकेशंस निकालते हैं कि अगर आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली एडीओएल के लिए एग्जाम लिख सकते हैं। यूपीएससी भी उसमें से एक है। लेवल 10 के लिए, जैसे कि लेवल 6 में कोई हाँ जूनियर ट्रांसलेटर ज्वाइन किया, वो 3 साल या हाँ 4 साल जो भी पीरियड सर्व किया, और डिपेंड करता है कि उसके एडवर्टीजमेंट में क्या मांगा गया है, जैसे 4 साल मांगा है, क्या 4 साल मांगा आप गया है। कंप्लीट किए, जी, तो आप उसके बाद सीधा लेवल 10 के लिए एग्जाम लिख सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप सकते सीधा हैं। लेवल 10 बन जाएंगे। हाँ, और उसकी अच्छा। एज लिमिट मोस्टली एडवर्टीजमेंट में 35 इयर्स होती है। 35 रहती है, जैसे तो जैसे 30 होती है, उसमें 35 हम्म रहती है। तो जैसे कोई 26 साल में ज्वाइन किया एवरेज, जी तो जी। मान लीजिए 4 साल, जैसे अभी एक आया भी था जिसमें 3 साल का मांगा गया था आईसीएआर हाँ का, उसमें क्या था कि हाँ, 3 साल का एग्रीकल्चर अनुभव आपके वाला आया पास है। है
तो 3 साल के बाद आप सीधा उस एग्जाम को दे सकते हैं, और रिटन और इंटरव्यू दे के बाद सकते आप हैं। लेवल 10 पे। जी। ओके। तो तो जैसा मैंने कि मैम अब ने आपके ये बताया कि अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड लगता है करता कि है, हाँ, अवेलेबिलिटी पे। यानी अगली कुर्सी खाली होगी तो ही पीछे वाला उस कुर्सी पे बैठेगा, वो वाला अगले पे चला जाएगा, इस तरीके से जी प्रक्रिया। जी, ओके। चलती रहती है। मतलब मानक है कि जूनियर से सीनियर बनने में 5 साल, उसके बाद सीनियर बन गए तो कम से कम 3 साल हो गए, तो अगर अगली कुर्सी खाली हो गई 3 साल के बाद, तो आप सीधा 7 के बाद लेवल 10 बन जाएंगे। हेल्प हो जाएंगे। और एवरेज मैम क्या ये मान के चलें कि कोई भी अगर जूनियर ट्रांसलेटर ज्वाइन किया है किसी भी विभाग में, तो लगभग जी। वो लेवल 10 तक, रिटायरमेंट तक वो बन जाएगा हाँ, बिल्कुल। है। शायद ही शायद कोई बस ऐसा हो जिसमें न बन पाए, हाँ, लेकिन शायद ही, क्योंकि मुझे हम्म लगता है रिटायरमेंट तक तो वैसे भी आपको एमएससीपी का एक हम्म प्रावधान है। हम्म। एमएससीपी लग लग के तो आप शायद 6600, यानी कि लेवल 12, लेवल 11, लेवल 12 तक आप पहुंच सकते हो। लेवल हम्म 12 मुश्किल हो जाता है, लेवल 11 तक तो आप पहुंच ही जाते हो। तो हम्म, मगर मुझे ऐसा लगता है लगभग सभी विभागों में कि रिटायरमेंट की एज तक आप एडीओएल बन जाते हैं। बिल्कुल। और लेवल 10 लेकिन ये मतलब वही है। रिटायरमेंट की एक्सट्रीम केस में बात कर रहे हैं। आप हम्म। बहुत जल्दी भी बन सकते हैं, बहुत यंग भी आप एडीओएल बन सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं उसमें कैसा, अगली कुर्सी कब खाली हो रही है, कितने लोग रिटायर आगे से बढ़ रहे हैं, और प्रमोशन बिल्कुल कैसा बिल्कुल। चल रहा है। और आपके साथ जो आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी उम्र कितनी है, ये भी ओके। डिपेंड करता है। हम्म। ओके। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैम कि जैसे जूनियर ट्रांसलेटर किसी का सीनियर नहीं हुआ, तो वो 3 साल 4 साल इस वैकेंसी पे निगाह बना के रख सकता है कि 3 साल 4 साल सर्व करे, अच्छे से काम करे, और फिर जो वैकेंसी निकल रही है उस एक्सपीरियंस बेस पे आप उसके लिए ट्राई करें। ओके। बिल्कुल। अब इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जब आते हैं, कोई भी जूनियर ट्रांसलेटर ज्वाइन करता है तो बस पीजीडीटी की डिग्री उसको ट्रांसलेटर रिलेटेड बस एक होता है कि ट्रांसलेशन से उसने ये पढ़ के रखा है। हम्म। उसके बाद जी जी। आने के बाद क्या क्या मैंडेटरी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ज्वाइन कर लिया हम्म। उसके बाद से क्या क्या ऐसे कंपलसरी ट्रेनिंग है जो उनको करने होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। मैंडेटरी ट्रेनिंग की अगर आप बात करें तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाई गई प्रशिक्षण कार्यक्रम। एक तो केंद्रीय इंडक्शन मैम अनुवाद शुरुआत में ही ब्यूरो, हो जाएगा, वो तो 15 दिनों का डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोबेशन वो के मैं अंदर। उस पर भी आऊंगी, मैं आपको हम्म। बताती हूँ। सबसे जी। ज्यादा जो जरूरी हम्म आपकी पदोन्नति के लिए उसे कहते हैं प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण, जो कि 45 कार्य दिवस का होता है, 45 हम्म कार्य दिवस का। और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हर साल अपना एक प्रशिक्षण कैलेंडर निकालता है। तो हर विभाग या हर कार्मिक जो राजभाषा से जुड़ा हुआ है, वो उस प्रशिक्षण में जाने के लिए पात्र है, अगर वो न्यूली रिक्रूटेड है और उसकी ये ट्रेनिंग नहीं हुई है। ठीक है, ओके। अब न्यूली रिक्रूटमेंट का ये मतलब नहीं है कि एक ही साल हो गया और 2 साल हो गया तो आप पुराने हो गए। जब हम्म तक आपकी वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है आप तब तक पात्र हैं उस ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, कार्यालय की सुविधा के अनुसार कि कार्य की आपकी कितनी एक्सीजेंसीज है, वर्क की कितनी एक्सीजेंसी है, आप किसी भी सत्र में अपने आप को खुद से नॉमिनेट करवा सकते हैं हम्म कि ये मेरे जो आरआर्स हैं उसमें ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। और ये ट्रेनिंग सीटीबी द्वारा है, यानी सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो द्वारा ही दी जाती है। हम्म इसलिए इस प्रशिक्षण कैलेंडर के हिसाब से मैं इस सत्र में अपने आप को नामित करवाना चाहता हूँ, या आप अपने उच्च अधिकारियों से, यानी कि आप अपने एडीओएल से कह के, डीडीओएल से कह के आप अपने आप को नामित करवा सकते हैं। वो आपकी कंपलसरी ट्रेनिंग है। ओके। इसके अतिरिक्त हर विभाग अपने ट्रांसलेटर्स को, उनका कुछ एक कैलेंडर होता है, 2 साल के अंदर यानी प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो हम्म ट्रेनिंग करवाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, जो सिर्फ राजभाषा से रिलेटेड नहीं होता है। वो ओवरऑल जो आपका सीसीएस कंडक्ट रूल है हम्म उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो एक सिलेबस होता है जिसमें आपको हर चीज बताई जाएगी, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। तो हम्म सरकारी कर्मचारी बने रहने के लिए आपको क्या क्या नियमों को जानना जरूरी है। सिर्फ हम्म अनुवाद से तो नहीं होगा, नियम की जानकारी भी बहुत जरूरी है। हम्म। स्वामी हैंडबुक की जानकारी जरूरी है, आप सीसीएस कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। तो वो सारी जानकारी प्रदान करने के लिए आपका विभाग, आपका कार्यालय भी आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग करवाता है। वो ओके। सीटीबी के अतिरिक्त है। ताकि आपको जो भी है क्या है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस, ऑफिस में क्या डेकोरम मेंटेन करके रखना है, जी। और छुट्टियों से सीटीबी संबंधित आपको रूल, ये ये सारी बताता है चीजें। कि कार्य कैसे करना है, आपको ओके। अनुवादक के तौर पे क्या कार्य करना है। हम्म
तो वो तो साल में हर एक क्वार्टर का एक ट्रेनिंग का रहता है, 45 दिनों का पीरियड। तो उसमें से किसी में भी हम अपने आप को नामित करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जाएंगे, सीटीबी की साइट पे प्रशिक्षण कैलेंडर होता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है, पुनश्चर्या है, अभिमुखी हम्म। है, तो आप वो हम्म। सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। पर सबसे पहले आपको प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ओके। और विशेष जानकारी के लिए उस पे तो उसका टोल फ्री नंबर वगैरह या जो भी कार्यालय का नंबर है उस पे भी संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, जो लोग भी आजकल इसको देखिए करना रोहन जी, सच बात यह है कि फोन कोई नहीं उठाता है। चाहते। सो ईमेल इज द बेस्ट ऑप्शन। emailing them is the best option. ओके, ठीक है मैम, ट्रेनिंग की बात हमने कर लिया। अब बात करना चाहेंगे कि सैलरी तो मालूम है, कई वीडियोस हमने भी डाल रखा है क्या कैसे है, एक्स वाई और जेड सिटीज के उसमें क्या मिलता है। सैलरी के अलावा और क्या क्या अलाउंस हम्म। मिलते हैं एज ए ट्रांसलेटर कोई ज्वाइन करता है तो, उसके बारे में मैम प्लीज बताइए कि और क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या अलाउंसेस, अलाउंस। मैंने जैसे आपको बताया कि सीसीएस कंडक्ट रूल के हिसाब से हम्म। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। हम्म। सबसे जैसे आपका सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि सबसे पहले जो भी ज्वाइन कर रहा है, मैं आपको ये बता दूं, शायद रोहन जी ने बताया होगा कि हम्म। आपको एक फॉर्म 3 दिया जाएगा जिसमें आपको फैमिली डिटेल्स भरनी होगी। वो बहुत जरूरी है। जब आप फैमिली डिटेल्स भरेंगे तो उसमें आप दिखाएंगे कि कौन से फैमिली मेंबर्स आपके डिपेंडेंट हैं, कौन से फैमिली मेंबर आपके नॉन डिपेंडेंट हैं। अब हम्म। इस पे तो मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, जी। डिपेंडेंट कौन है नॉन डिपेंडेंट हम्म। कौन है। हम्म। जब आप वो फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आप मेडिकल के लिए, एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम्म। एलटीसी लेकिन आपको 1 साल के बाद ही मिलेगी। जब आप हम्म। ज्वाइन करेंगे उसके 1 साल के बाद ही आप लीव ट्रैवल कंसेशन, अब ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपको अपने घर जाना है यानी अपने होम टाउन जाना है तो साल में एक बार केंद्रीय सरकार आपको उसकी टिकट का रिम्बर्समेंट देती है, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप लेवल 6 में है तो आप 2 AC के पात्र हैं सेकेंड एसी का एलटीसी में। टिकट साल में एक बार आपको हाँ, सरकार की तरफ से उसका आप टिकट का और खर्च, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, मैंने बोला जो भी आप आपका। और आपके हम्म। डिपेंडेंट, आई जस्ट वर्ड यूज द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। ओके। उसके अतिरिक्त मेडिकल आपका 1 महीने के बाद आपका एक सब्सक्रिप्शन कटता है ऑफिस से। 1 महीने के बाद जब आपका सब्सक्रिप्शन कट जाएगा और आपकी सैलरी स्लिप आएगी, उसके साथ आप सीजीएचएस जाकर हम्म। अपना और अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का कार्ड बनवा सकते हैं। हम्म। सीजीएचएस जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या जो भी है, तो फिर आप उनका ट्रीटमेंट किसी भी सीजीएचएस हॉस्पिटल, सीजीएचएस डिस्पेंसरी के थ्रू करवा सकते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलेगी। हाँ, फिर ये तो है जैसे कि चिल्ड्रन 400 या 500 एजुकेशन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, और इससे तो सबसे हाँ ये भी मैम ना कि इम्पेनल्ड हॉस्पिटल जो बड़े बड़े प्राइवेट भी उससे जुड़े हुए रहते हैं, आप वहां दिखाने के जी। बाद अगर उसमें दिखाना चाहते हैं तो वहां से रेफर करा के और कर सकते फैसिलिटीज ऐसे हैं कि कभी कभी किसी किसी हॉस्पिटल में आपको कुछ भी ना पे करना पड़े, आपको हैं। क्रेडिट लेटर अपने ऑफिस से लेके जाना होता है। और कहीं कहीं पे आपको पे करना होगा तो वो सीजीएचएस रेट से ही आप पे करेंगे और वो हम्म। आपका फुल रिम्बर्समेंट ऑफिस से होगा। ओके, यानी इसमें फिर बजट का ये चिल्ड्रन, नहीं है कि इलाज का कितना खर्च आएगा, उस जितना खर्च आए सरकार नहीं, समझती है। हाँ जी, वो डॉक्टर रेफर करेगा आपका। ओके। जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, हम्म। जब वो रेफर करेगा कि आपको एक हायर अथॉरिटी में जाकर अपने इलाज करवानी है किसी जी। और हायर मेडिकल फैसिलिटी में, तब आप वो जाके इलाज करवा सकते हैं सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। और ओके, उसका सारा रिम्बर्समेंट सरकार करती है। इसके बाद चिल्ड्रन और क्या एजुकेशन है। अलाउंस है। हम्म। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, इसमें ये है कि आपके जो 2 बड़े बच्चे हैं हम्म। यानी कि फर्स्ट टू लिविंग चिल्ड्रन, हम्म। उसके लिए सरकार आपको 27,000 रुपए सालाना बच्चों को हम्म। पढ़ाने के लिए देती है। ओके। उस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल फॉर्म होता है ऑफिस से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, वो हम्म। लेके जाना है और हम्म। स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, बस। कोई बिल नहीं, कुछ भी नहीं, ओके, सिर्फ मतलब एक सिंपल फॉर्म। वो आपको स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है कि आपका बच्चा इस कक्षा में पढ़ता है। वो फॉर्मेट बना हुआ है सभी ऑफिसेज में, और हम्म। वो स्टैंप लगा के जो प्रिंसिपल दे देती है। तो प्रति मतलब हर एक बच्चे के लिए 27,000 रुपए का आप अभी कुछ आई सालाना थिंक बढ़ा है मैम इन्वेस्टमेंट शायद, ले सकते हैं। अभी वाले जो नहीं, अभी बढ़ोतरी 27,000 ही है कुछ बढ़ा है क्या इस शायद। बार। मेरे ख्याल से उसमें नहीं 35 बढ़ा हुआ है है। आई थिंक। अच्छा, जो भी है, तो मेरे इसमें ख्याल क्लास से, 12 तक, हाँ, 12 तक के बच्चों को मिलता है। हाँ, फर्स्ट से 12th तक, नर्सरी केजी वालों को नहीं मिलेगा।
ओके, ठीक है। 2 बच्चों तक का पढ़ाई का भी खर्चा सरकार इतना पैसा आपको सॉरी देती है। सॉरी रोहन, वंस हम्म मेरी मिस्टेक हो गई। फर्स्ट से पहले 2 क्लासेस के लिए मिलेगा। मैं आपको हम्म। थोड़ा गलत बोल गई, सॉरी। ओके ओके। फर्स्ट से पहले 2 क्लासेस के लिए मिलेगा, चाहे आप उसको कोई भी नाम दीजिए, नर्सरी केजी दे दीजिए, एलकेजी यूकेजी दीजिए, बस फर्स्ट से पहले 2 साल तक का ही आपको मिलेगा। ओके, ठीक है मैम, ये सारी हम्म तो सुविधाएं हो गई। इसके बाद भी जो है जैसे कि अब ये जानना चाहेंगे कि छुट्टी के बारे में हम संक्षिप्त, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो छुट्टी क्या क्या हम्म। है ओवरऑल, बस उसकी संख्या बता दीजिए, कौन कौन छुट्टी मिलती अच्छा, है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि हम्म अगर आप राजभाषा से जुड़े हैं और मैंने बोला आपको कि आप तिमाही कार्यशाला ले सकते हैं, आप उसमें वक्ता के तौर पर अगर जाते हैं तो हम्म। उसमें भी ऑनरेरियम का प्रावधान है। साढ़े ओके, सात सौ रुपए एक सत्र, यानी 75 मिनट के लिए आपको 750 रुपए का रिम्बर्समेंट हो सकता है। उसमें जूनियर ट्रांसलेटर जा सकते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर जा सकते हैं। कोई भी ओके जा सकता है जिसको राजभाषा संबंधी जानकारी है। ओके। अतिथि वक्ता भी जा सकते हैं। जी, हॉलीडेज के बारे में बताइए कि क्या क्या छुट्टियां जो हैं मिलती है। जी, देखिए, हॉलीडेज अगर आप प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं तो सैटरडे हम्म संडेज तो ऑफ रहेगा आपका। हम्म इसके अलावा 12 जो है आपको जीएच यानी गेजेटेड हॉलीडे मिलती है। वो हम्म आपके जो एरिया है, यानी आपका जो क्षेत्र है, वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। वो हम्म। डिसाइड करती है कि वो कौन से 12 दिन होंगे जिसे जीएच यानी गेजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। और ये ओके। स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। मान लीजिए कि दिल्ली में होली की छुट्टी है तो हम्म, तेलंगाना में होली की छुट्टी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है। सिर्फ हम्म कुछ चीजें हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, चौदह हम्म अप्रैल ये सब हम्म। जगह यूनिवर्सल है। ओके। पर सभी स्टेट में एक जैसी होती है। उसके अलावा आपको 12 जीएच मिलती है। फिर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की भी लिस्ट निकलती है। सिर्फ हम्म साल में आप 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। 8 कैजुअल लीव और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। 8 कैजुअल लीव का मतलब है, यानी आप कभी बीमार हो, कैजुअल वर्ड है उसका, आकस्मिक। हम्म आप हम्म कभी बीमार हो गए, आपको कोई ऐसा काम आ गया, तो आप साल में 8 दिन की कैजुअल लीव ले सकते हैं। पर डिपेंड करता है आप साल में कब ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म। आप मान लीजिए जून के बाद ज्वाइन करते हैं तो आप 4 ही सीएल ले सकते हैं उस साल ओके। की। और ये कैलेंडर ईयर चलता है, हम्म, जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है। इसके फिर बाद। ईएल, हम्म इसके बाद होती है ईएल अर्नड लीव, अर्जित अवकाश हम इसको कहते हैं, अर्जित छुट्टी भी कहते हैं, अवकाश नहीं है ये। हम्म इसमें आपको 15 दिन, जब जनवरी 1 तारीख को 15 दिन आपकी छुट्टी क्रेडिट होगी, हम्म। और उसके बाद 1 जुलाई को 15 दिन क्रेडिट होगी, यानी साल में 30 दिन आपको TCL ईएल हो गए। मिलती है। हम्म। हाँ, और ये आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मतलब आप नहीं भी अपील करेंगे तो जब आप रिटायर होंगे तो आप 300 ईएल जो है वो आप उसको इनकैश भी करवा सकते हैं। ओके, जैसे एलटीसी के टाइम भी आप साल में जैसे मैंने 10 EL ही यूज किए, तो 20 जो है मेरे हाँ, नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएंगे, ये ऐड होते नेक्स्ट ईयर चले में जाएंगे। क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, CL के लेकिन साथ ये उसका एक चक्कर नहीं लिमिट है। है। हम्म 300 के बाद आपकी जो ईएल होती है वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ 15 में ऐड होती है। मतलब तीन सौ ओके पंद्रह से ज्यादा आपकी ईएल कभी आपकी सर्विस बुक में नहीं चढ़ सकती, चाहे आप ले और चाहे ना ले। ओके, मतलब 300 EL हम इन कैश करा सकते हैं, यानी उसका पैसा जो है हमें मिल जाएगा। वो तब 300 का। मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। हाँ, रिटायरमेंट। ओके। हाँ, लेकिन आपने मान लीजिए 10-20 साल छुट्टी ली, 10 साल छुट्टी नहीं ली, तीन हम्म। सौ ईएल हो गई आपके पास 30 के हिसाब से। फिर जब आप 11वें साल में जाएंगे तो आप सोचेंगे मेरी ये 11वें साल में 360 ईएल हो जाए, तो वो नहीं होगी, वो 315 ही बनी ओके, रहेगी हमेशा। जी। ठीक है। तो ये नौ ओके सौ वाला हिसाब नहीं होगा कि 30 साल में आपको 900 ईएल आपको मिल जाएगी। ओके। इसके बाद मैम और कौन सी छुट्टी है, HPL या मेडिकल। मैंने पीएल बता, हाँ, एचपीएल जो है इसे हाफ पे लीव बोलते हैं। कि हम्म किसी कारणवश अगर जैसे आपको किसी कार्य के लिए जाना है और मतलब आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं बची है, अब ईएल भी नहीं बची है, सीएल भी नहीं बची है, तो आप हाफ पे लीव पर जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको 10 एचपीएल मिलती है 6 महीने में और हम्म 20 एचपीएल मिलती है एक साल में, वही 1 जनवरी 1 जुलाई को क्रेडिट हम्म। होती है, तो उस 10 दिन की आपको हाफ पे मिलेगा, उस 10 दिन का आपको हाफ पे मिलेगा। छुट्टी पूरी, सैलरी आधी। हाँ, हाँ, लेकिन अगर आप उसको कम्यूट करवा लेते हैं, कम्यूट भी एक सिस्टम है। कम्यूट का चेंज मतलब करवा ये लो। है कि जो 10 एचपीएल है
मेडिकल ग्राउंड में आप उसको 5 दिन की छुट्टी बना सकते हैं। ओके। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो 6 महीने में आपको 10 HPL मिल रही है, तो आप 5 दिन की जो कम्यूटेड लीव लेकर आराम कर सकते हैं। और उसकी सैलरी आपको मिलेगी, 5 मतलब वो पैसा सैलरी कटेंगे नहीं? मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, जो और न्यू ज्वाइनीज होते हैं यूजुअली क्या होता है, उनके पास छुट्टियां बिल्कुल नहीं होती है। तो हम्म क्या होता है, वो EL भी खत्म हो जाती है, HPL भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिजाइन तो नहीं करेंगे ना। हम्म तो एक लीव और होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हम्म वो आपकी सर्विस में काउंट ही नहीं होती कि आपने उतने दिन नौकरी की है। हम्म ठीक है। और ना आपको उतने दिन के पैसे मिलते हैं, कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो EOL आपका कंपिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी ही सैंक्शन कर सकता है, ओके। आपका रीजन देखकर। मतलब लीव विदाउट पे, कि हमारी नौकरी सुरक्षित है और हमें पैसे हाँ, नहीं लेंगे, हमारी छुट्टी बस हमें सैंक्शन हो, इस तरीके से। लेकिन नहीं, ये मैं वही बोली, सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि आपका रीजन वैलिड है, आप सही नियत से जा रहे हैं, तभी वो आपको जी। सैंक्शन करेगा। अदरवाइज वो नहीं भी कर सकते हैं। ओके। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, कि जो आपका वो जो HPL है, वो आपका भी जैसे हम्म EL ऐड होता चला जाता है आगे, वैसे ये भी आपका जो है हम्म वो, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो हम्म। आपका वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है और इसकी मैम। कोई लिमिट नहीं है, ये 300 से भी ज्यादा भी हो सकता है। ओके, और इसमें कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं आपको, इसलिए ये आपके ज्यादा हो हाँ। सकते हैं। हम्म, ठीक है जी मैम, हम लोग मीटिंग के अंत में पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छे से बताया। जी एक लास्ट सजेशन मैम आपसे चाहूंगा, बहुत ही आपकी जानकारी से बहुत लोगों को काफी मदद मिलने वाली है और काफी जी। अच्छा रहा। एक लास्ट सजेशन मैम आप दीजिए कि जो बच्चे जो हमारे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके लिए कुछ कहिए कि मैम क्या वो करें या क्या उन्हें करना चाहिए इस बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए आपका क्या मैसेज है, संक्षिप्त में मैम बता दीजिए। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी एनालाइज करनी पड़ेगी कि आप हम्म किस स्ट्रैटेजी से एग्जाम दे रहे हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि पेपर 2 की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो पेपर 2 के लिए मेरा खासकर यही सुझाव है कि आप अपना कुछ अलग लिखिए। अलग लिखने का मतलब है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की मैगजीन है योजना, बहुत से लोग जानते होंगे, अंग्रेजी हम्म हिंदी दोनों में प्रकाशित होती है। आप वो देखिए कि किस प्रकार का अनुवाद होता है या किस प्रकार के ऐसे लिखे जाते हैं। क्योंकि अभी जो पैटर्न है ना, अब वो अभिव्यक्तियां लिखना और ये सब पैटर्न, आप अगर अभिव्यक्तियां लिख भी रहे हैं, कोई कोट लिख भी रहे हैं, तो पहले आप उसको लिंक तो करिए, क्या वो हम्म आपके ऐसे से संबंधित है। सिर्फ अभिव्यक्तियां लिखना या पोयम लिखना इज नॉट एनफ, आपको उसको लिंक करना है, हाइपर लिंक करना है कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, आप उस पर एलेबोरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और संक्षिप्त शब्दों में लिखना है, सब कुछ आपको संक्षिप्त 500 शब्दों में ही सारी चीजें लिखनी है। तो आप ये देखिए कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल भी हो, हाइपोथेटिकल भी हो, और सब 500 शब्दों में आ जाए। जो दूसरे लिख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी मत लिखिए, मेरा यही सजेशन है। जी, यानी कि अपने लैंग्वेज में लिखें वो ज्यादा बेहतर होता है। और बिल्कुल ठीक है। अपने अनुभव से लिखिए। और जो हम्म जिनका अभी इस बार नहीं हुआ या फिर